हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो क्लास हुई है सुबह की आपकी, उसी का ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की जो आदर्श संख्या आमतौर पर कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह होता है उसमें जो आदर्श संख्या एक दी गई होती है कि कितने स्वयं सहायता समूह में कितनी संख्या जो सदस्य होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 25 से लेकर 30, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 5 से लेकर 8 और चौथा है 50 से या उससे अधिक। तो आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, सदस्यों की संख्या जो आमतौर पर होती है, जो आदर्श संख्या होती है वो 10 से 20 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट जवाब होगा। स्वयं सहायता समूह में जो सदस्यों की आदर्श संख्या है वो 10 से 20 के बीच में होती है। कभी कभी 10 से 25 भी दे देगा तो वहाँ पे भी वो सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह की सफलता के पंचसूत्र में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय अनुशासन का सिद्धांत कौन सा है जो समूह की साख यानी क्रेडिट वर्थनेस को सिद्ध करता है। तो इसमें नियमित बचत है, नियमित बैठक है, नियमित आंतरिक ऋण है या ऋण का समय पर पुनर्भुगतान यानी टाइमली रीपेमेंट है। तो आपको पता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो पंचसूत्र का सिद्धांत है उसमें 5 जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो समूह की साख यानी क्रेडिट वर्थनेस के लिए महत्वपूर्ण होता है वो है ऋण का समय पर पुनर्भुगतान। यानी अगर आपने स्वयं सहायता समूह से ऋण लिया है तो उसका पुनर्भुगतान यानी समय पर जितना टाइम आपको दिया गया है टाइम बाउंड के अंदर आपको भुगतान करना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि क्रेडिट जो स्कोर होता है जो कहे कि स्वयं सहायता समूह की अच्छी होती है, तो जब बैंक से उनको लोन लेना होता है तो जो उनका खाता जो होता है उसको चेक करता है कि क्या जो इसके सदस्य हैं वो ऋण ले रहे हैं तो पैसा वापस कर भी रहे हैं या नहीं। तो जो समय पर अगर भुगतान होगा तो इससे क्रेडिट स्कोर अच्छा बनता है और बैंकों से ऋण लेना या ऋण लेने में आसानी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि समूह विकास के किस चरण में सदस्यों के बीच व्यक्तिगत मतभेद यानी कन्फ्लिक्ट उभरते हैं और नियम व नेतृत्व को चुनौती दी जाती है। यानी कि सदस्यों के बीच कब जो होता है मतभेद उत्पन्न होते हैं यानी आपसी जो मनमुटाव होता है वो कब होता है। तो निर्माण के चरण में यानी फॉर्मिंग स्टेज में होता है, या तूफान या संघर्ष चरण यानी स्टॉर्मिंग स्टेज में होता है, या मानक निर्धारण चरण यानी नॉर्मिंग स्टेज में होता है, और प्रदर्शन चरण यानी परफॉर्मिंग स्टेज में होता है। तो आपने 4 चरणों की बात की थी, आपने देखा था कि 4 चरण में होते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें उसमें भी आपने देखा था। तो जब व्यक्ति जो स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं उनके बीच मतभेद कब होता है यानी कन्फ्लिक्ट कब होता है, तो आपको पता है तूफान या संघर्ष के यानी स्टॉर्मिंग एज स्टेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कह रहा है कि पंचसूत्र में नियमित आंतरिक ऋण यानी रेगुलर इंटर लोन की प्रथा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। कह रहे हैं कि समूह के सभी सदस्यों को मुफ्त अनाज प्रदान करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि नियमित आंतरिक ऋण कह रहा है समूह की जमा पूंजी को उत्पादक यानी प्रोडक्टिव बनाए रखना और सदस्यों को साहूकारों की निर्भरता से मुक्त करना। तीसरा कह रहा है कि केवल समूह के अध्यक्षों को उच्च ब्याज दरों पर लाभ कमाने का मौका देना। या चौथा कह रहा है कि बाहरी बैंकों को यह दिखाना कि समूह के पास बहुत पैसा है। तो आपको पता है जो नियमित आंतरिक ऋण होता है, नियमित आंतरिक ऋण यानी रेगुलर इंटर लोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा समूह की जमा पूंजी को उत्पादक यानी प्रोडक्टिव बनाए रखना और सदस्यों को साहूकारों की निर्भरता से मुक्त करना। जो स्वयं सहायता समूह होता है आपको पता है कि उसमें क्या होता है कि अपनी सेविंग्स जो होती हैं वो उसमें मंथली या वीकली जमा करते हैं और वही पैसा क्या होता है कि ऋण के रूप में वो अगर उनको ऋण चाहिए तो ऋण के रूप में अपने सदस्यों को देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो बाहरी जो पैसा वो जैसे अगर उनको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है तो वो बाहर ही ऋण लेते हैं जैसे साहूकारों वगैरह से। तो आपको पता है जो उस पर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगा कर देते हैं पैसा, लेकिन इसमें क्या होता है स्वयं सहायता समूह में इनको इंटरेस्ट रेट बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए किस प्रकार की सजातीयता यानी होमोजेनिटी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ध्यान रखना है कि सजातीयता की बात ही कर रहा है यानी होमोजेनिटी की बात कर रहा है स्वयं सहायता समूह में। तो क्यों सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्यों मानी जाती है, तो केवल एक ही जाति के या धर्म से होते हैं,
जो है स्वयं सहायता समूह में क्या एक ही जाति या एक ही धर्म के लोग होते हैं, या समान सामाजिक आर्थिक स्थिति और पृष्ठभूमि जैसे सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड बैकग्राउंड से होते हैं, या एक ही गांव के सबसे अमीर परिवारों से संबंधित होते हैं, या सभी सदस्यों स्नातक या ग्रेजुएट होते हैं। तो आपने इसका राइट जवाब ढूंढ लिया होगा कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। मैंने क्लास में भी इंडिकेट किया था कि कुछ जो पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में रखिएगा, तभी जो क्वेश्चंस, क्योंकि उन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसी को क्या किया जाता है कि एग्जामिनर घुमा के पूछता है। बस प्रश्न सेम बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है कि कैसे पूछ रहे हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि पंचसूत्र में नियमित बैठक यानी रेगुलर मीटिंग क्यों अनिवार्य है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है कि समूह के सभी सदस्यों को समूह की पूंजी से दैनिक वेतन देने के लिए, या दूसरा कह रहा है कि बैठक की जगह को किराए पर देने के लिए आय उत्पन्न करने हेतु, या चौथा कह रहा है कि सामाजिक एकजुटता, सामूहिक निर्णय लेने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, और चौथा है सदस्यों को केवल बाहरी समाचारों के बारे में सूचित करने के लिए। तो आपको पता है नियमित बैठक क्यों होती है, मीटिंग्स रेगुलर मीटिंग क्यों होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक एकजुटता, सामूहिक निर्णय लेने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य होता है, यानी रेगुलर मीटिंग की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है समूह विकास के किस चरण में सदस्य सर्वसम्मति से पंचसूत्र जैसे सामूहिक नियमों को स्वीकार करते हैं और समूह में सामंजस्य यानी कोहेंशन विकसित होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पंचसूत्र में और सामूहिक नियमों को स्वीकार कब किया जाता है, जिससे क्या होता है कोहेंशन यानी सामंजस्य का विकास होता है। तो तूफानी चरण में यानी स्टॉर्मिंग स्टेज में, मानक निर्धारण समय में यानी नॉमिक स्टेज में, या प्रदर्शन चरण यानी परफॉर्मिंग स्टेज में, या परिपक्वता चरण यानी एडजॉर्निंग स्टेज में। तो आपको पता है जो उसमें सामूहिक नियमों को कब स्वीकार किया जाता है, तो मानक निर्धारण समय में यानी नॉर्मिंग स्टेज में किया जाता है। पहला जो चरण होता है, पहला जो फॉर्मिंग स्टेज होता है, उसके बाद नॉर्मिंग स्टेज आता है यानी मानक निर्धारण किया जाता है, उसके बाद क्या होता है तूफान चरण आता है, ठीक है। उसके बाद परिपक्वता परफॉर्मेंस चरण होता है, फिर परिपक्वता चरण होता है। तो 5 या 6 चरण थे इसके, आपको क्लास में देखा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अद्यतन लेखा बही खाता यानी अप टू डेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो समूह के सभी धन को निजी उपयोग के लिए अलग करना, या समूह के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, या समूह के भीतर सबसे धनी व्यक्ति को शक्ति देना, या सरकार से अनावश्यक रूप से अधिक अनुदान प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करना। तो आपको पता है जो बुक कीपिंग की जाती है यानी जो अकाउंट्स होते हैं स्वयं सहायता समूह के लिए क्यों होते हैं, तो वो होते हैं समूह के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए। उसमें क्या किया जाता है कि अलग अलग बुक कीपिंग के अलग अलग बुक्स होते हैं, जैसे जो मीटिंग्स के लिए अलग बुक होते हैं, कोई ऋण ले रहा है तो उसके लिए अलग बुक होता है, कोई जमा कर रहा है तो उसके लिए अलग बुक होता है। तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग बुक कीपिंग होती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि नोट किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई पैसा जमा कर रहा है तो उसने पैसा आज जमा किया, कितना जमा किया, ठीक है, उसका टोटल जमा कितना हो गया, अगर वो ऋण लिया है तो कितना ऋण ले चुका है, वो कितना ऋण लिया है उसने, फिर उसको कितने इंटरेस्ट रेट पे ऋण दिया गया है और उसने कितना पुनर्भुगतान किया है, कितना उसका बाकी है। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि अकाउंट में दर्ज की जाती है, जिससे क्या होता है कि संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है कि कोई सदस्य है वो कितना पैसा खर्च कर रहा है या कितना पैसा ले रहा है, कितना पैसा जमा कर रहा है, इसकी पारदर्शिता बनी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक स्वयं सहायता समूह प्रदर्शन चरण यानी परफॉर्मिंग स्टेज में पहुंचता है तो उसका मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित हो जाता है। तो नियमों और प्रक्रियाओं पर चर्चा करने पर, या समूह को भंग करने के लिए तैयार करने पर, या आय सृजन गतिविधियों को सफलतापूर्वक बढ़ाना और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर, या बाहरी दाताओं से केवल मुक्त अनाज की मांग करने पर। तो आपको पता है जब एक जो परफॉर्मिंग स्टेज पे गया था तो हमने देखा था कि क्लास में कि जब वो परफॉर्मिंग स्टेज पे जाता है स्वयं सहायता समूह तो उसका मेन फोकस क्या होता है, तो आय वगैरह के सृजन पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आय सृजन गतिविधियों को सफलतापूर्वक बढ़ाना और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है। तो जो उसने टारगेट्स वगैरह फिक्स किए होते हैं उसका होता है, और फिर नए नए जो
इनकम के स्रोत बनाने पर वो ध्यान केंद्रित करता है। तो प्रदर्शन चरण यानी परफॉर्मिंग स्टेज में ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब है। और अंतिम प्रश्न है ये, कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह के गठन का मूल सिद्धांत क्या है। तो केवल सरकारी योजनाओं के लिए लाभ को व्यक्तिगत रूप से वितरित करना है, या बाहरी एजेंसियों पर पूर्ण निर्भरता, या समूह के भीतर सबसे धनी व्यक्ति को नियंत्रण शक्ति देना, या स्वयं सहायता और आपसी सहयोग यानी सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। तो आपको पता है जो स्वयं सहायता समूह होते हैं यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है उसके गठन का जो मूल सिद्धांत क्या है, तो स्वयं सहायता समूह और आपसी सहयोग यानी स्व सहायता यानी खुद की सहायता के साथ साथ अन्य भी जो सदस्य हैं उनकी हेल्प करना, इसका जो मूल सिद्धांत यानी मेन जो इसका टर्म है ये यूज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे आज के हमारे 10 प्रश्न। आई होप आपने 10 में से कुछ तो प्रश्न किए ही होंगे। जितने भी आपने प्रश्न किए हैं आपका 10 में से जितना भी प्रश्न सही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास ये आपको कैसी लगी, प्रैक्टिस सेट की, ये भी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।